हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में हुए ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के लिए पाकिस्तान के पुलिस आईजी ने भारत को बड़ा जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, बताएंगे पाकिस्तान के आईजी का वो बयान जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश की और भारत को इसका ब्लेम डाला है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां बातचीत के लिए घुटनों पर आया पाकिस्तान, कश्मीर मसले को सुलझाने पर दिया जोर। साथ ही साथ बताएंगे जहां गुलाम नबी आजाद के बयान पर अब अब्दुल्ला ने पलटवार किया है। दोस्तों, बताएंगे क्या है उनका बयान, सारी जानकारियां बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरफ अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान पुलिस आईजी ने पाकिस्तान में ईसाइयों पर हुए हमले, चर्चों पर हुए हमलों वाली हिंसा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुलिस आईजी का कहना है कि मणिपुर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान में ईसाइयों पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान में ईसाइयों पर हो रहे हमलों के लिए परोक्ष रूप से भारत पर आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार मुस्लिम कट्टरपंथी भीड़ ने इस निंदा के आरोप में 21 चर्चों में तोड़फोड़ और आगजनी की और जारन वाला और आसपास के इलाकों में अल्पसंख्यक ईसाइयों के 360 से अधिक घरों पर हमला किया। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सरकार दंगाइयों पर कार्रवाई करने के बजाय भारत पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी से बचना चाहती है। दोस्तों, जिन चीजों को भारत सोच भी नहीं सकता वैसे इल्जाम पाकिस्तान लगा रहा है। दोस्तों, वीडियो में क्लियर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के नागरिक उस ईसाइयों के चर्चों को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, लगातार ईसाइयों के घर में घुसे हुए हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान का आईजी भारत पर इसका बड़ा आरोप लगा रहा है कि भारत ने ही ये हमले करवाए हैं मणिपुर के हिंसा को दबाने के लिए, ताकि सबका ध्यान पाकिस्तान पर आ जाए। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान पुलिस के आईजी द्वारा दिए गए इस बयान पर अगर आप भी मानते हैं कि भारत को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए और अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए पाकिस्तान भारत पर जिस प्रकार से ये आरोप मर रहा है, दोस्तों इस मुद्दे पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बातचीत के लिए घुटनों पर आया पाकिस्तान, कश्मीर मसले को सुलझाने पर दिया जोर। बता दे, पाकिस्तान इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। गले तक कर्ज में डूबे भारत के पड़ोसी के लिए देश चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वहां सियासी उठापटक से माहौल और बिगड़ गया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने फिर से भारत के साथ रिश्ते बहाल करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान के नवनियुक्त कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि वो भारत के साथ संबंध बेहतर करेंगे। पाकिस्तानी कार्यवाहक विदेश मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद 68 साल के वरिष्ठ राजनयिक ने कहा है कि वो राष्ट्रीय सहमति के जरिए विदेश नीति का पालन करते रहेंगे। जिलानी विदेश सचिव और अमेरिका के लिए पाकिस्तान के दूत के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर राष्ट्रीय सहमति है कि पाकिस्तान को निश्चित रूप से चाइना से करीबी मित्रता बनाए रखने के साथ अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखने चाहिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार को कहा कि हम स्पष्ट हैं कि पाकिस्तान किसी गुटिये राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका चाइना की बढ़ती प्रतिद्वंदिता के बढ़ते समय के बीच पाकिस्तान सावधानी से कदम बढ़ा रहा है और कई बार उसे कठिन विकल्प चुनना पड़ा है। पाकिस्तान 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति के लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, जिसे अपने सदाबहार सहयोगी चीन को नाराज न करने के स्पष्ट प्रयास के रूप में देखा गया। वहीं पाकिस्तान अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते पर भी जोर देता है। माना यह जाता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के संभावित चूक करता होने से बचने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ एक अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने में अहम भूमिका निभाई थी। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि जिलानी का मानना है कि पाकिस्तान हमेशा से अपने पूर्व पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ बेहतर संबंध दोनों पक्षों द्वारा जम्मू कश्मीर के मुख्य मुद्दे सहित लंबे समय से जारी मुद्दों को सुलझाने पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत को लेकर रशिया का सबसे बड़ा बयान। कहा, भारत एक महाशक्ति है, हमारी दोस्ती दुनिया में मिसाल है। जी हाँ, साथ ही साथ चीन तनाव पर भी बयान दिया है रशिया ने। आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार से करा रहे रशिया ने भारत के साथ दोस्ती की जमकर तारीफ की है। रशिया के उप राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा कि भारत और रशिया के बीच सहयोग हमेशा बराबर का रहा है। भारत और रशिया दोनों ही देश आज एक बहुध्रुवीय विश्व प्रणाली बनाना चाहते हैं, जहां सभी के साथ बराबरी का और अन्यायपूर्ण व्यवहार हो। दोनों देश ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र, SCO में एक दूसरे से समन्वय बनाए रखते हैं, एक दूसरे की चिंताओं और हितों का आवश्यक ध्यान देते हैं। हमारे संबंध दूसरे देशों के लिए उदाहरण जैसे बन सकते हैं। रूस की विदेश नीति में भारत प्राथमिक देशों में सबसे ऊंचा है। हमारी दोस्ती दुनिया में एक उदाहरण है। इंडिया टुडे टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में रोमन बाबुश्किन ने G20 सम्मेलन पर कहा कि हमारा ध्यान ग्लोबल साउथ पर है। भारत की इस दिशा में बहुत ज्यादा भूमिका रहेगी। भारत में G20 सम्मेलन में पश्चिमी देश यूक्रेन संकट को शामिल करना चाहते हैं। जी हाँ, रूसी अधिकारी ने कहा कि रूस के लिए भारत और चाइना सबसे बड़े
सहयोगी हैं। हमारी इच्छा है कि दोनों के बीच स्थायी सहयोग वापस आए। यूरेशिया में स्थिरता इस पर निर्भर है। हम इस पर जोर देते हैं कि भारत और चाइना के बीच जो सीमा विवाद है वो द्विपक्षीय मामला है। किसी दूसरे देश की तुलना में रशिया इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहता है। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा बढ़ेगा। बाबुश्किन ने आगे कहा कि भारत एक जिम्मेदार महाशक्ति देश है और उसकी भारत की विदेश नीति बहुमुखी है। भारत और अमेरिका कई मोर्चों पर मिलकर काम करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं आता। यानी दोस्तों रशिया ने वाकई में भारत को समझा और इसीलिए आज रशिया और भारत नंबर 1 पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन दोस्त। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां नेपाल को कौन सा पाठ पढ़ाने दौड़े आ रहे चीनी नेता। भारत ने चल दिया ब्रह्मास्त्र, एशिया में बढ़ेगी टेंशन। बता दे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में चाइना ने अपनी सरगर्मी बहुत तेज कर दी है। नेपाल के अंदर भारत और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से घबराए चाइना ने एक के बाद एक नेताओं की झड़ी लगा दी है। यही नहीं, चाइना सेना के तिब्बत के कमांडर भी इन दिनों नेपाल के दौरे पर है। नेपाल और चाइना की सेनाएं अब साल 2019 के बाद पहली बार संयुक्त अभ्यास करने जा रही हैं। चाइना की इस चाल से निपटने के लिए भारत ने भी अपना अब ब्रह्मास्त्र चल दिया है। चाइना की वैश्विक मोर्चों पर जोरदार धुलाई करने वाले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी अब G20 की बैठक के बाद काठमांडू के दौरे पर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, 2 साल के बाद अब एक बार फिर से भारत और नेपाल के बीच संयुक्त आयोग की बैठक होने पर सहमति बन गई है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक को मध्य अक्टूबर महीने में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए भारत और नेपाल के बीच तैयारियां शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर गुलाम नबी आजाद के बयान पर अब अब्दुल्ला का बड़ा पलटवार। कहा हिंदू व्यवस्था ने लोगों को ऊंच नीच में बांटा, वे इतिहास जानते हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद के हिंदू वाले बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें गुलाम नबी आजाद को इस बात को क्यों उठाना पड़ा। उन्हें राज्य का इतिहास मालूम है तो इस तरह का बयान क्यों दिया, इसका जवाब उन्हें ही देना है कि ऐसा करने की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस्लाम न्याय व्यवस्था लेकर आया जो अस्तित्व में था ही नहीं। गुलाम नबी आजाद के धर्मांतरण वाले बयान पर पलटवार करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत में लोगों का इस्लाम में परिवर्तित होने का एक लंबा इतिहास है। उस समय हिंदू व्यवस्था में उन्होंने लोगों को उच्च ब्राह्मण और निम्न ब्राह्मण में बांट दिया था। उन्होंने कहा कि निचले स्तर के ब्राह्मण को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी और आज दलित के साथ ठीक वैसा ही हो रहा है। इसीलिए जब हिंदुओं ने देखा कि इस्लाम में किसी के बीच कोई अंतर नहीं है तो वे इस्लाम की ओर मुड़ गए। जो लोग यहाँ आते हैं वे आपस नहीं जाते, यही इतिहास है। फारूक अब्दुल्ला ने मीर वाइज उमर फारूक की नजरबंदी के मामले पर कहा कि वे आजाद नहीं है, ये एक झूठ है। वो मस्जिद नहीं जा सकते, उनसे कोई नहीं मिल सकता। यदि वो आजाद है तो उनकी जगह को लेकर जबरदस्ती क्यों? मीडिया मीर वाइज फारूक का साक्षात्कार नहीं ले सकता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद होगा, जिनको नहीं याद होगा उनको बता दे कि गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया था वो ऐसा दिया था। उन्होंने वीडियो में कहा था कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना धर्म है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे, ये कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बने हैं। जिसके बाद दोस्तों अब्दुल्ला का ये बयान आया है। बहरहाल इस पर आपकी अब क्या निजी राय होने वाली, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां परमाणु हमले पर रशिया की अब तक की सबसे बड़ी धमकी। विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान, कहा हम जरा भी नहीं हिचकेंगे। जी हां, परमाणु युद्ध को लेकर रशिया की तरफ से अभी तक की सबसे बड़ी धमकी अमेरिका और पश्चिमी देशों को दी गई है। रशिया के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने कहा है कि परमाणु हथियारों की तैनाती रशिया को सुरक्षा खतरों से बचाता है और मॉस्को लगातार पश्चिम को परमाणु युद्ध के जोखिम की याद दिला रहा है। लावरोव की परमाणु हमले को लेकर यह टिप्पणी रूसी अधिकारियों द्वारा उनके देश के परमाणु हथियार शस्त्रागार को लेकर सबसे ताजा और गंभीर बयान है। मॉस्को पिछले 1 साल से लगातार परमाणु हमले को लेकर चेतावनी दे रहा है और रशिया का कहना है कि अगर उसकी सुरक्षा को लेकर खतरा होगा तो वो परमाणु हमला करने से कतई भी नहीं हिचकेगा। जी हाँ, पिछले महीने पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि अगर रूसी सैनिकों के खिलाफ यूक्रेन का जवाबी हमला सफल रहा तो मॉस्को को परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर की बात करें, जहां राहुल गांधी ने RSS पर लगाया केंद्रीय मंत्रालयों के फैसले लेने का आरोप। कहा हर जगह अपने आदमी रख रखा है इन्होंने। जी हां, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाया कि दक्षिण पंथी संगठन देश के हर संस्थान में अपने लोगों को बिठा रहा है। लद्दाख में कथित तौर पर एक सार्वजनिक संवाद की एक वीडियो क्लिप में उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री फैसले नहीं ले रहे हैं बल्कि RSS के एक सज्जन है जो ये तय कर रहे हैं कि मंत्रालय में क्या होना चाहिए। इस पर दोस्तों आपका क्या टेक होने वाला है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा राहुल गांधी के इस बयान को लेकर। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों, इस वीडियो को भाइयों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी